किसी भी ऑडिटर के लिए उसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि लोकल लॉज जिस जुरिस्डिक्शन में जिस कंट्री में आप ऑडिट कर रहे होते हैं उस कंट्री के लॉज आपसे रिक्वायर करते हैं कि ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट रहना है। फिर आप जिस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर होते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं जो मेंबर्स पर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि एसीसी के आप मेंबर बनेंगे तो एसीसी आपसे रिक्वायर करती है कि आपने कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस करनी है, आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करनी है एंड आपने मेंबर्स रूल्स बुक की कंप्लायंस करनी है। जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो आपको इन डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जनाब इन सिचुएशंस की वजह से आपकी इंडिपेंडेंस को, आपकी ऑब्जेक्टिविटी को ये थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं। वो कौन से 5 थ्रेट्स हैं जो हमें जो आपकी कोड ऑफ एथिक्स गाइड करते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देन हमारा नेक्स्ट है इंटिमिडेशन थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड आपका एडवोकेसी थ्रेट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है, इसको समझने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि आप एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल, एज ए एसएससी क्वालिफाइड पर्सन, आप जस्ट ऑडिट की सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आप अपनी कंपनीज को, बिजनेसेस को मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, छोटे मोटे बिजनेस क्या करते हैं, आपसे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज अवेल कर रहे होते हैं। अब वो आपको हायर करते हैं, आप अपना एक स्टाफ मेंबर वहां पर डिप्यूट कर देते हो और वो क्लाइंट्स की सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है क्विक बुक्स के अंदर या जीरो के अंदर, जो भी सॉफ्टवेयर क्लाइंट यूज कर रहा होगा। वो सारी जो आपकी एज एन अकाउंटेंट की जॉब है वो आपका वहां पर बैठाया हुआ बंदा परफॉर्म कर रहा होगा। मीन्स कि जिसका आपने बाद में ऑडिट करना है वो सारा डाटा आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, आपका बंदा जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है। अगर वो एक एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर दे, ठीक है, और एक एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दे एंड ऑडिट के दौरान अगर आप वो मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ये आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। क्यों? क्योंकि आप अपना ही परफॉर्म किए हुआ काम क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो। ठीक है। अब सेकेंडली क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो है ट्रांजैक्शन के ऊपर एडवाइस कर रहे हो। आप जो है कंपनी की फर्म्स क्या करती हैं, वो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की सर्विसेज देते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस की सर्विसेज देते हैं, टैक्स की सर्विसेज देते हैं, जो डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है, लिटिगेशंस वगैरह के जो आपके चल रहे होते हैं टैक्स बॉडीज के साथ, वो आप क्लाइंट के बिहाफ पर वहां पर जाकर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। तो ये डिफरेंट जो आपकी सर्विसेज हैं जो आप नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे होते हो, इन सर्विसेज का अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इंपैक्ट आता है जो आपने ऑडिट करनी है, तो ऑडिट के दौरान आपके माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज चल रही होगी कि यार हो सकता है अगर मैं गलती निकल आए, अगर मैं गलती को आइडेंटिफाई करता हूं, मैं बताता हूं, तो मेरी अपनी जो है रेपुटेशन खराब होगी, जो बाद में मैं सर्विसेज मैंने को दे रहा हूं नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सर्विसेज मुझसे वापस ले लें, वो किसी और को हायर कर लें। तो यहां पर आपके एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी अराइज होगा और छोटा मोटा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी अराइज होगा, क्योंकि आप अपना काम किया हुआ काम खुद चेक कर रहे हो, तो अपने काम में गलतियां निकालना इज नॉट इजी थिंग। ठीक है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो वहां पर हमारा कौन सा थ्रेट अराइज होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होगा। अगर हम एज पर कोड ऑफ एथिक्स देखें तो कोड ऑफ एथिक्स हमें कहता है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब अराइज होगा, जब ऑडिटर अपने ऑलरेडी किए हुए काम को क्या करेगा, चेक कर रहा होगा, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, उसकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है, वो अपने इस छोटे से डर की वजह से, ठीक है, वो कंप्रोमाइज हो सकती है। ही माइट नॉट बी एबल टू गिव ए न्यूट्रल प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये हमारा क्या होता है, इन सिचुएशंस की वजह से हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो सकता है। अब वो कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, वो कौन सी ऐसी नॉन एश्योरेंस सर्विसेज हैं, अगर आप अपने ऑडिट क्लाइंट को परफॉर्म करो, ठीक है, एंड आप बाद में उसी क्लाइंट का ऑडिट करो, तो वो आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज कर सकते हैं। वो कौन सी है जी? पहली है आपकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, ठीक है। फिर आपकी कौन सी हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आपकी कौन सी हैं फिर जी? वैल्यूएशन सर्विसेज। हम ईच सर्विस के ऊपर डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज कैसे आपके जो है ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हैं, हम डिस्कस करेंगे। इन सिचुएशंस में एज ए फर्म आप अपने ही ऑडिट क्लाइंट को ये सर्विसेज दे सकते हो, हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आप अब उस सिचुएशन में आप फॉल कर रहे हो तो उस केस में आपने कौन से सेफगार्ड्स अप्लाई करने, मतलब आपने कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स अप्लाई करनी है ताकि आपका जो थ्रेट है वो एक्सेप्टेबल लेवल से बिलो चला जाए, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंस है उसको थ्रेट बाकी ना रहे। फिर हम यहां पर ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको
परमानेंटली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप ये चाहते हुए भी, ठीक है, आप बेशक जितने भी सेफगार्ड्स अप्लाई कर लो, उस सिचुएशन में आपका जो थ्रेट है वो रिड्यूस नहीं हो सकता। उस केस में आप या तो ऑडिट करोगे या आप क्या करोगे, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज दोगे। आप दोनों इकट्ठी नहीं कर सकते, हम आगे चल के ये डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में क्या इन्वॉल्व है। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में आप क्या करोगे, या तो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे क्लाइंट की, या आप उनकी क्या कर रहे होगे, पेरोल सर्विसेज दे रहे होगे, ठीक है, या आप क्या कर रहे होगे, उनके आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे होगे, आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होगे, आप उनके ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स पास कर रहे होगे, आप क्लासिफिकेशन कर रहे होगे, ठीक है, आप उनकी या तो अकाउंटिंग पॉलिसी डिफाइन कर रहे होगे, आपको कैसे करना चाहिए, किस अप्रोच से जाना चाहिए, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपकी क्या है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व, अब जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये सारा काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें आईएफआरएस भी कहते हैं, हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, हमें कोड ऑफ एथिक्स भी कहते हैं, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, जजमेंट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है। अगर फर्म एक क्लाइंट को अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दे रही है, तो सर्विसेज के अंदर फर्म ने किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेनी। हाँ, फर्म ने क्या करना, जस्ट एक समहाउ असिस्टेंस दे सकती है। जो मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो मैनेजमेंट है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करेगी अपने बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल IAS 16, आपने वैल्यूएशन मॉडल यूज करना है या कॉस्ट मॉडल यूज करना है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ऑडिटर डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एक फर्म में अगर वो ऐसी डिसीजन ले रही है, मींस वो क्या कर रही है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म ले रही है। उस केस में फर्म को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि फर्म जाएगी बाहर, वो ऑडिट नहीं परफॉर्म कर सकती उस क्लाइंट का, जहां पर उसने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम किया होता है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया होता है। नेक्स्ट क्या है जी, कि आपने उन अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी डिसीजन मेकिंग है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो परचेज ऑर्डर्स बन रहे होंगे, जो पेरोल टाइम के रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे, जो पेरोल टाइम शीट्स वगैरह होती हैं, वो सारा किसका काम है, वो मैनेजमेंट का काम है, वो कंपनी के स्टाफ का काम है। एज एन ऑडिटर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी कोई ऑलरेडी रिकॉर्डेड जनरल एंट्रीज हैं, उनको आपने रिकॉर्ड करना है या मॉडिफाई करना है, ये भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप सजेस्ट कर सकते हो, बाकी उनको रिकॉर्ड करना है या नहीं रिकॉर्ड करना, हु विल मेक द डिसीजन, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक सच डिसीजंस। नेक्स्ट क्या है, कि आपने उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कैसे किया है। हाँ जी, ये ट्रांजैक्शन अगर आपको कितने परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल में लेकर जानी चाहिए, कितने परसेंट आपको एडमिन में लेकर जानी चाहिए, ये सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, सारी जो क्लासिफिकेशंस हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब आपके पास सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में ये आपने डिसाइड करना है कि हाँ जी, ये क्या यहाँ पर जो ऑडिटर है, जो फर्म है, क्या वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रही है, एज ए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो काम कर रही है, या एज ए थर्ड पार्टी एज सजेशन दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, हमें फिर कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस में कुछ ट्रांजैक्शन को, सर्विसेज को वो कहते हैं कि ये रूटीन एंड मैकेनिकल सर्विसेज की हैं। यू आर नॉट डूइंग एनी प्रोफेशनल जजमेंट्स, ठीक है, यू आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजंस। यहाँ पर आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप क्लाइंट के प्रोवाइडेड डाटा को, क्लाइंट ने एक आपको अप्रूव्ड एंड साइन डाटा दिए, ठीक है, एंड आप सिंपली उसको एक एक्सेल बेस्ड वर्किंग बनाकर फाइनलाइज कर रहे हो, दैट्स इट। अब यहां पर आप अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ यहां पर कुछ अमेंड नहीं कर रहे, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग क्लरिकल सर्विसेज, जिसको हम क्या कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं, ये आपकी रूटीन मैटर की सर्विसेज हैं, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग द रिकरिंग ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी बिल। अब यहां पर आपको क्लाइंट्स क्या दे रहे हैं, एक डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको कह रहा है कि आपने ये ट्रांजैक्शन हर मंथ इस तरह से रिकॉर्ड कर देनी है, एंड आप सिंपली क्या कर रहे हो, उनकी प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस को, उनकी प्रोवाइडेड डाटा पर आप क्या कर रहे हो, एक अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट्स इट। फिर आपके क्लाइंट की क्या, आप क्या कर रहे हो, उनके फिक्स एसेट्स पर आप क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हो। अब आपने क्या करनी है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। अब कॉस्ट पे जो आपने है जी, लाइफ कितनी होनी चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड हमने यूज करना है, ये सारे डिसीजंस आपने लेने हैं। ये सारे डिसीजन कौन लेगा,
ये मैनेजमेंट लेगी, एंड मैनेजमेंट आपको फाइनल डिटेल प्रोवाइड करेगी, जनाब ये हमारे एसेट्स हैं, ये एसेट्स की एसेट वाइज लाइफ है, ये इनकी रेजिडुअल वैल्यू है, प्लीज कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। आपने सिंपली क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, बेस्ड ऑन गिवन डाटा आपने कैलकुलेट करनी है। आपने कोई अजम्पशंस आपने नहीं लेने, सारी अजम्पशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। फिर आपको वो ऑलरेडी कोडेड ट्रांजैक्शंस, उन्होंने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं, उनकी कोडिंग्स हैं, और आपको वो क्या कहते हैं, आप इनको ना जनरल लेजर में क्या कर दो, क्लासिफाई कर दो। मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि आप जब एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, आपकी ट्रांजैक्शन में जो डेबिट क्रेडिट हो रही होती है डिस्क्रिप्शन, वो आपका जीएल ही होता है बेसिकली। तो आपने सिंपली क्या करना है, उन जीएल में जाकर उनको पोस्ट कर देना है। दैट इज आल्सो ए क्लैरिकल वर्क। यहाँ पर आपकी कोई भी प्रोफेशनल जजमेंट, कोई भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो ये किस में क्लासीफाई हो रही है, ये आपकी रूटीन सर्विसेज में क्लासीफाई हो रही है। तो लाइकवाइज आपको क्या दे रहे हैं, वो क्लाइंट अप्रूव्ड जर्नल एंट्रीज हैं। आपका एक ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स प्रपोज की थी एज एन ऑडिटर, और क्लाइंट क्या कर रहा है, उनको अप्रूव कर देता है। अब उनकी अप्रूव ट्रांजैक्शंस को आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो जीएल्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसमें आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट्स इट। लेकिन यहां पर भी आप कोई प्रोफेशनल जजमेंट नहीं ले रहे हो, आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो, आप सिंपली उनके प्रोवाइडेड डाटा को जो उनकी तरफ से अप्रूव्ड है, आप सिंपली क्या कर रहे हो, क्लरिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हो, और उनको पोस्ट कर रहे हो। दैट्स इट। नेक्स्ट जो आपका है कि आप उनके अप्रूव ट्रायल बैलेंस की बेस पे आप एफएस बना रहे हो, ठीक है। अगर एक अप्रूव टीबी है, अब टीबी के अंदर आपके पूरे एसेट्स आ रहे होंगे, पूरी लाइबिलिटीज आ रही होंगी, पूरी इनकम्स आ रही होंगी, एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, एंड इक्विटी के लेजर्स आ रहे होंगे विद देयर एंडिंग अप्रूव्ड वैल्यूज। आपने सिंपली क्या करना है, लिंक लगाकर एक्सेल के अंदर एफएस बनानी है, जो कि आल्सो क्लरिकल वर्क, ठीक है। इसमें आपकी कोई भी प्रोफेशनल जजमेंट, कोई भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही, एंड उसी अप्रूव डाटा की बेस पे आप जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बना सकते हो। These all are your routine or mechanical services that require little or no professional judgment। क्योंकि जो little होगी वो आपकी जो एडुकेसी है, जो आपकी जो इंडिपेंडेंस है, जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, उस पर वो इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि आपकी जो है एंटिटीज दो तरह की क्लासिफाई की गई हैं कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज एंड नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। अब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कौन सी हैं, लिस्टेड एंटिटीज आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। अगर लोकल लॉ ने, ज्यूरिसडिक्शन ने कुछ स्पेसिफिकली एक सेक्टर को क्या किया हुआ है, लिस्टेड इंटरेस्ट कंपनीज में आइडेंटिफाई क्लासिफाई किया हुआ है, वो भी आपकी क्या होंगी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो शुगर सेक्टर है, उसको जो लोकल लॉ है, लोकल रेगुलेशंस हैं, उन्होंने क्या किया है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में क्लासिफाई किया हुआ है। तो आपके जो सारे कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स, अगर एक पब्लिक, एक अनलिस्टेड शुगर कंपनी है, उस पर भी वैसे ही एप्लीकेबल होंगी जैसे कि लिस्टेड शुगर कंपनी पर एप्लीकेबल होती हैं। वाई? क्योंकि लोकल लॉ ने आपकी उस पूरे सेक्टर को क्या क्लासिफाई किया हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट सेक्टर क्लासिफाई किया हुआ है। तो यहां पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के केस में क्या एप्लीकेबल होगा। क्या फर्म एक नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंड क्लाइंट को ये सर्विस दे सकती है या नहीं दे सकती? अगर दे सकती है तो उस केस में क्या सेफगार्ड उसने अप्लाई करने हैं। अंडरस्टूड जी। अब हमारे पास जो है कि एक फर्म एक नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को ये सर्विसेज दे सकती है, कौन सी वाली, रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर वाली। सिर्फ क्लाइंट का अप्रूव्ड डाटा है, अप्रूव्ड बाय एवरीथिंग बाय क्लाइंट, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, क्लरिकल वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आपको परमिशन है, लेकिन आपने साथ में कुछ सेफगार्ड्स भी क्या करने, अप्लाई करने हैं, ताकि आपको जो थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, आपका वो एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए, ठीक है। मींस आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज ना हो, आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कंप्रोमाइज ना हो। अंडरस्टूड। अब यहां पर हमारे पास कौन से ऐसे सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं? पहला सेफगार्ड कौन सा है जी, जिस पर्सन ने आपकी वो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस परफॉर्म की थी, आप उस पर्सन को अपने फर्म में अपनी ऑडिट टीम का पार्ट नहीं बनाओगे। वो किसी भी तरह से आपके ऑडिट वर्क में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अपना ऑडिट वर्क खुद चेक करेगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका है किया हुआ काम, वो अपना वो किया हुआ काम वो रिव्यू सही तरह से नहीं करेगा, उसमें मिस्टेक्स मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अगर आइडेंटिफाई कर भी लेगा तो आगे कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसमें सेकंड आपके पास क्या सेफगार्ड है,
वो ये है कि आपने अपने किए हुए काम को क्या करवाना है, रिव्यू करवाना है एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर से। ठीक है, इस जब एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी आपके किए हुए काम को क्या करेगी, रिव्यू करके अपना ओपिनियन देगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, आपको जो थ्रेट है सेल्फ रिव्यू वाला, वो बिलो एक्सेप्टेबल लेवल आ जाएगा एंड आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। ये आपके रूल थे फॉर नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज या क्लाइंट्स को एज ए फर्म ऑडिटर बुक कीपिंग सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं। हम यहां पर देखते हैं कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि आपका जो ऑडिटर है या फर्म है वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट क्लाइंट को किसी भी तरह की अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकती, इवन रूटीन और मैकेनिकल भी, क्योंकि यहाँ पर आपका पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसलिए यहाँ पर जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कोई किसी भी तरह के, ठीक है, अपने पब्लिक ऑडिट क्लाइंट को, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को किसी भी तरह की अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं देनी, चाहे वो रूटीन मैटर की हैं चाहे मैकेनिकल मैटर की हैं। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, हमें कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि आप रूटीन मैटर्स की जो सर्विसेज हैं वो अपने पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज को दे सकती हो। ठीक है, ओनली इफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, द सर्विस इज फॉर डिवीजन और ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द एंटिटी। मींस आपकी रिलेटेड पार्टी है, आप उसको सर्विस दे रहे हो, डायरेक्टली आप यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को नहीं दे सकते। ठीक है, या आप उसकी रिलेटेड पार्टी को दे सकते हो, और आपकी जो सर्विस है वो कौन सी होगी, रूटीन और मैकेनिकल नेचर की होगी। जो ये इंपॉर्टेंट वाला पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया। द सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय पर्सनल नॉट पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम। मींस एक और कंडीशन है कि जिस पर्सन ने वो सर्विस देनी है या देगा या दी है, वो पर्सन आपकी ऑडिट टीम का पार्ट नहीं बनेगा, जिस ऑडिट टीम ने जाकर आपकी उस कंपनी का ऑडिट करना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सर्विस इज इमटेरियल, immaterial to the group financial statements or to the division or related entity itself, group financial statements। अब यहां पर क्या मतलब है इसका, आपकी कंपनी है ए, ठीक है, जिसका आप डिस्कस कर रहे हो, ये आपकी PIE है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, जिसका जो आपकी क्लाइंट है, जिसके लिए आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो। अब इसकी एक रिलेटेड एंटिटी है कंपनी बी, जिसमें ये होल्ड करती है 70% इंटरेस्ट। ठीक, जब आपकी बनती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसका 70% ऑफ एवरीथिंग विल मर्ज, राइट। तो मतलब आइटम वाइज आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट कंसोलिडेट हो रही होगी, आपकी इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेट हो रही होगी, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसोलिडेट हो रही होगी। तो यहां पर ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसमें कोई भी वो सर्विस प्रोवाइड किसको नहीं कर सकते, कंपनी बी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इनडायरेक्टली इफेक्ट कौन कौन होगा, इनडायरेक्टली आपका कंपनी कौन इफेक्ट हो रहा होगा, आपकी कंपनी ए अफेक्ट हो रही होगी, जिसका आप क्या कर रहे हो, ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो। क्लियर। अब यहां पर ग्रुप और रिलेटेड एंटिटी इटसेल्फ, अब रिलेटेड एंटिटी जो है उसमें जो आप फॉर एग्जांपल आप एक उसकी जो बुक कर रहे हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर रहे हो, आपकी जो डेप्रिसिएशन है उस कंपनी की वो है टोटल 400,000 जो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। एंड कंपनी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो था लेट्स सपोज 50 मिलियन। तो 50 मिलियन के हिसाब से अगर जो प्रॉफिट है जो टोटल 4 लाख रुपए है, ये बहुत इमटेरियल है। ठीक है, अगर आपने कोई मिसस्टेटमेंट कर भी दियो, अगर आपने कोई गलती कर भी दियो, तो उस केस में वो उस कंपनी के लिए बहुत इमटेरियल सी चीज है। तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो आपकी पेरेंट कंपनी के लिए भी क्या हो जाएगी, इमटेरियल चीज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की जो रिलेटेड एंटिटी है उसको आप सर्विसेज दे सकते हो, बट आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को डायरेक्टली किसी भी सिचुएशन में सर्विसेज नहीं दे सकते हो। क्लियर। दिस वाज आवर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, कि किस तरह से ये हमारे लिए सेल्फ रिव्यू थ्रेड को क्रिएट करता है। एंड बीइंग एन ऑडिटर, आपके ऊपर क्या, आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में आपने क्या करना है एंड नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के केस में आपने क्या करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।